Class 10th History, Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe, Topic 3, The Age of Revolution 1830 to 1848, Part 4. As conservative regions tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German state, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. So in last topic we studied about the revolutionaries who were underground and they were working for democracy, for nation state. तो 1815 में यूरोप में एक बार फिर से कंजर्वेटिव रूल स्टैब्लिश हो गया था और उसके बाद में जितने भी नेशनलिस्ट लिबरलिस्ट थे वो सब अंडरग्राउंड हो गए और एक बार फिर से मोनार्की स्टैब्लिश हो गया। लेकिन दोनों फोर्सेस अपने अपने लेवल पे काम कर रही थी। एक तरफ में जो कंजर्वेटिव रूलर थे वो अपने पावर को कंसोलिडेट करने में लगे हुए थे, तो दूसरी तरफ में जो लिबरल नेशनलिस्ट थे जिसमें एजुकेटेड मिडिल क्लास था, प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे एंड मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लासेस थे, वो लोग भी अंडरग्राउंड होकर के ही नेशन स्टेट के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एक संघर्ष कर रहे एंड 1815 से ये लोग भी अपने एक्टिविटी में लगे हुए थे। फाइनली करीब 15 साल के बाद में द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। जुलाई 1830 में फ्रांस में एक अपहीवल होता है, एक विद्रोह होता है and the Bourbon kings who had been restored to power during the conservative reaction after 1815 were now overthrown by the liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe as its head। तो जुलाई 1830 में एक विद्रोह होता है और उस विद्रोह के बाद में जो बॉर्बन डायनेस्टी 1815 में पावर में आई थी उसको हटा दिया जाता है और वहां पर एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जिसमें कि लुइस फिलिप को हेड बनाया जाता है उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। मेटरनिच जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, एक बार फिर से वो कहते हैं व्हेन फ्रांस स्नीचेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, कि जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। एंड द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ दिस जुलाई रेवोल्यूशन वाज दैट एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands। और इसका इमीडिएट इफेक्ट ये हो कि नीदरलैंड के कब्जे में हुआ करता था बेल्जियम, वहां पर बेल्जियम की राजधानी में ब्रुसेल्स में एक विरोध होता है और विरोध होने का नतीजा ये होता है कि बेल्जियम अलग होकर के एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। इसी तरीके से अगला टॉपिक है जिसमें कि ये अगले पैराग्राफ में ये दिया हुआ जिसका टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी है, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसी से जुड़ा हुआ है ये कि 1830 जुलाई फ्रांस में अपहीवल होने का कॉन्सिक्वेंस यूरोप के दूसरे पार्ट में क्या होता, कैसे होता है। तो ग्रीक के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी से ग्रीस से ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था और ग्रीक में 1821 ईस्वी में इंडिपेंडेंस के लिए दे स्टार्टेड अ स्ट्रगल। Nationalists in Greece got support from the Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture। तो उसमें जब 1821 में ये संघर्ष ग्रीक के पीपुल ने ऑटोमन एम्पायर के अंदर रह करके जब शुरू किया
तो उनको सपोर्ट मिला उन ग्रीक्स का जो कि देश के बाहर रहते थे, और बहुत सारे वेस्ट यूरोप के देशों का सपोर्ट मिला जो एंशिएंट ग्रीक कल्चर से सहानुभूति रखते थे। स्थिति यह हो गई कि लोग यह मानते थे, यूरोप के लोग ये मानते थे कि ग्रीक सिविलाइजेशन वाज द क्राइडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन, क्योंकि यूरोपियन सिविलाइजेशन का जो सबसे बड़ा सिविलाइजेशन रहा है, यूरोप गर्व करता रहा है ग्रीक सिविलाइजेशन को लेकर के। इसलिए पोएट्स एंड आर्टिस्ट इन लोगों ने पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज किया कि वो लोग मुस्लिम एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर वाज ए मुस्लिम एम्पायर, तो मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ में स्ट्रगल करें एंड ग्रीक पीपल को सपोर्ट करें। इसी में एक इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन। ही ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर, जहां 1824 में बुखार की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। And finally, the Treaty of Constantinople of 1832 कि कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि हुई 1832 में, and then Greece was recognized as an independent nation। तो 1832, अब ये कोइंसिडेंस है कि जुलाई 1830 में फ्रांस में अपहीवल होता है, वहां पर पिछले 15 साल से जो कंजर्वेटिव रूल था वो समाप्त होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की एस्टेब्लिश होता है, और 1832 में ही ग्रीक भी इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में एस्टेब्लिश हो जाता है। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। जब डेवलप करने लगा तो ये बात निकल करके आई कि नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कि नेशनलिज्म जो है वह केवल युद्ध या क्षेत्र के विस्तार से ही नहीं होता है। Culture played an important role in creating the idea of the nation. Art and poetry, stories and music helped express and shape nationalist feeling। कि केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार ही नहीं बल्कि संस्कृति भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है राष्ट्र के विचार को सृजित करने में, उसे बनाने में। अब रोमांटिसिज्म एक शब्द होता है जिसको हिंदी में रोमानियत कहते हैं। तो रोमांटिसिज्म इज अ कल्चरल मूवमेंट विच साउट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। तो रोमांटिसिज्म एक सांस्कृतिक आंदोलन है, राष्ट्रीय भावनाओं को, राष्ट्रवाद को बढ़ाया जाता है। And romantic artists and poets generally criticize the glorification and reason and science and focused instead on emotions, intuitions and mystical feelings। जो रोमांटिक्स हैं यानी कल्चर मूवमेंट के जो पैरवीकार हैं, उनका ये मानना है कि रीजन, तर्क और विज्ञान का जो ग्लोरिफिकेशन किया जाता है वो गलत है। उसके बदले में हमें भावनाओं के ऊपर, इंट्यूशन के ऊपर और मिस्टिकल फीलिंग यानी देवी देवताओं की भावना के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। और उनका ये प्रयास रहा कि हमें अपने कलेक्टिव हेरिटेज, अपने कॉमन कल्चरल पास्ट, इसके आधार पर राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। और यहाँ पे एक दो रोमांटिक के एडवोकेट्स का नाम दिया गया है और उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है रोमांटिसिज्म को या कल्चरल मूवमेंट को स्प्रेड करने में, उसके बारे में बताया गया है। जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्रीड हर्डर
He claimed that true German culture was to be discovered among the common people, das Volk. उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा कि यदि आपको सचमुच का जर्मन संस्कृति को जानना है तो आपको आम आदमी, जिनको दास वोक कहा जाता, उनके पास आपको जाना पड़ेगा. And through folk songs, folk poetry and folk dances, वहां से आप राष्ट्र यानी वो के गेस्ट, वहां से आप राष्ट्र को जान सकते हैं, समझ सकते हैं. So collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building. और इस वजह से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस बात पर ही लगा दी कि कैसे जर्मनी के अलग अलग हिस्सों में जो फोक के सॉन्ग्स हैं, फोक पोएट्री है, फोक डांस है, he devoted his whole life to for the collection of these folk things. One more thing is important for the spreading of nationalism. That is a vernacular language. The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate. कि हम उन लोगों को जो अशिक्षित हैं, जो निरक्षर हैं, उस ऑडियंस को के अंदर में हम कैसे नेशनलिस्ट मैसेज को डिलीवर कर पाएंगे. तो उसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका होता है वह होता है वर्नाकुलर लैंग्वेज, यानी रीजनल भाषा, क्षेत्रीय भाषा. यहां पर पोलैंड का केस दिया हुआ, पोलैंड का एग्जाम्पल दिया है. 18वीं सेंचुरी के अंत में पोलैंड को 3 पावरफुल नेशन ने आपस में बांट लिया, रसा, प्रसा एंड ऑस्ट्रिया. यहां तक कि पोलैंड अब एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी के रूप में नहीं रह गया, लेकिन इसके बावजूद वहां पे नेशनल फीलिंग्स थी, और वो नेशनल फीलिंग म्यूजिक एंड लैंग्वेज के तौर पर मौजूद थी. कारोल कुस्पिंस्की, ये भी एक रोमांटिक पैरवीकार थे. जब पोलैंड में रसा, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर लिया और आपस में पूरी टेरिटरी को बांट लिया, तो कारोल कुस्पिंस्की ने अपने देश में अपने लैंग्वेज को बचाने के लिए he celebrated the national struggle through his operas and music, turning folk dances like the polonaise and mazurka into nationalist symbols. तो कारोल कुस्पिंस्की ने नेशनल स्ट्रगल को अपने ड्रामा और म्यूजिक के माध्यम से जीवित रखा, और उन्होंने 2 फोक डांस से उस समय में बनाए, पोलोनाइस एंड मजूरका के नाम से, और इन दोनों को उन्होंने नेशनलिस्ट सिंबल बना करके प्रेजेंट कर दिया. तो वर्नाकुलर लैंग्वेज के साथ साथ लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंस. लैंग्वेज भी एक बड़ा महत्वपूर्ण काम करता है, और यहाँ भी फिर से पोलैंड का ही एग्जाम्पल है. After Russian occupation, the Polish language was forced out of schools and the Russian languages were imposed everywhere. जब रूस ने पोलैंड के ऊपर में कब्जा किया था, तो उसके बाद में उसने पॉलिश लैंग्वेज को स्कूलों से हटा दिया और रशियन लैंग्वेज को वहां पे इम्पोज किया. 1831 ईस्वी में रूस के खिलाफ में एक आर्म्ड रिबेल हुआ था, जिसको कि रूस ने दबा दिया, और उसके बाद में पोलैंड पूर्ण रूपे ने रूस के कब्जे में आ गया. अब वहां पर भी अपने लैंग्वेज यानी पॉलिश लैंग्वेज को बचाने के लिए वहां के जो क्लेरिगी मेंबर्स थे, यानी पादरी के लोग थे,
उन लोग भाषा को बचाने के लिए नए तरीके अपनाए एंड they began to use language as a weapon of national resistance. चर्च की जब गैदरिंग होती थी, चर्च में जब लोग इकट्ठे होते थे तो वहां पर पॉलिश लैंग्वेज में ही वो लोग आपस में बात करते थे और जितने भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होते थे वो पॉलिश लैंग्वेज में ही होते थे। जब रशियन गवर्नमेंट को ये बात पता चली तो बड़ी संख्या में उन्होंने प्रीस्ट को और बिशप्स को जेल में डाल दिया या रूस के साइबेरिया नामक के इलाके में डाल दिया, which is not favorable for a human habitat. इस तरीके से पॉलिश लैंग्वेज को स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस का सिंबल तो बना दिया गया और ये जब तक रशियन डोमिनेंस वहां पे रहा तब तक लोग आपस में नेशनलिस्ट फीलिंग को जोड़ने वाला जो ब्रिज का काम कर रहा था, कड़ी का काम कर रहा था, वो पॉलिश लैंग्वेज ही कर रहा था। नाउ टॉपिक 3.2 हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में 1830 का दशक ये आर्थिक रूप से कठिनाई का दौर था और उसके पीछे कारण था कि द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. कि 19th century के पहले हाफ में यूरोप में बहुत तेजी के साथ में आबादी बढ़ी और ज्यादातर देशों में एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा जॉब मांगने वाले हो गए। रूरल एरिया से लोग माइग्रेट करके शहरों में आने लगे एक अच्छी जॉब की तलाश में और उसका नतीजा ये हुआ कि सिटीज में ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन हो गया और चूंकि वो गरीब लोग थे इसलिए वो स्लम यानी झुग्गी झोपड़ी बना करके रहने लगे। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन वेयर ऑफ faced with steep competition from imports of cheap machine-made goods from England, where industrialization was more advanced than on the continent. और फ्रांस से या यूरोप के अन्य दूसरे देशों में के शहरों में जो मैन्युफैक्चरर थे वो लोग बहुत कड़े प्रतियोगिता में शामिल हो गए थे क्योंकि इंग्लैंड से मशीन के बने हुए सस्ते कपड़े और अन्य दूसरे सामान आ रहे थे जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ने दूसरे देशों यूरोप के दूसरे देशों की तुलना में बहुत पहले शुरू हो गया था और खास करके टेक्सटाइल प्रोडक्शन में। टेक्सटाइल प्रोडक्शन अभी भी यूरोप के दूसरे हिस्से में होम में या स्मॉल वर्कशॉप में प्रोड्यूस हो रहा था और वह पार्टली मैकेनाइज था। In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. यूरोप के उस हिस्सों में जहां पर अभी भी राजशाही तंत्र था वहां पर किसानों को संघर्ष करना पड़ता था, उनके सामंतवादी उधार का बोझ उनके ऊपर होता था और कई तरीके के ऑब्लिगेशंस उन्हें फॉलो करने होते थे। The rise of food prices or a year of bad harvest led to widespread pauperism in town and country. और ऐसी विकट स्थिति में जब कभी भी फूड का कीमत बढ़ जाता था या किसी साल खराब खेती हो जाती थी तो उस साल उस देश में शहरी इलाके में, ग्रामीण इलाके में बहुत व्यापक स्तर पर गरीबी, कंगाली फैल जाती थी। ऐसा ही एक साल था 1848 का।
Food shortages and widespread unemployment brought the population to perish out on the roads. कि 1848 में खाने की कमी हो गई और बड़े स्तर पर बेरोजगारी छा गई। नतीजा ये हुआ कि वहाँ की आबादी सड़कों पे उतर आई पेरिस में, और उस समय में वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था और उसके हेड लुइस फिलिप थे। तो वहाँ पर लुइस फिलिप को सत्ता छोड़ना पड़ा, उनको भागना पड़ा, और उसके बाद में वहाँ की जो पार्लियामेंट थी, नेशनल असेंबली, उसने रिपब्लिक की घोषणा कर दी और ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स एबव 21 ईयर्स से एंड गारंटीड द राइट टू वोट। नेशनल वर्कशॉप से टू प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट वे सेटअप। तो लुइस फिलिप के सत्ता से हटने के बाद में फ्रांस एक बार फिर से रिपब्लिक बन गया। वहां पर 21 साल से ऊपर के जितने भी पुरुष थे उनको वोट देने का अधिकार मिला। महिलाओं को अभी भी नहीं मिला, पुरुष थे उनको वोट देने का अधिकार मिला और उनको राइट। नेशनल वर्कशॉप आयोजित किए गए जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट किया जा सके। इससे पहले 1845 में सिलेसिया नामक एक जगह पर वीवर्स यानी बुनकर, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में एक विद्रोह किया, और ये वो कॉन्ट्रैक्टर थे जो वीवर्स को रॉ मटेरियल देते थे, उनको पैसे भी वो देते थे और इसके बदले में वीवर्स को उनके लिए टेक्सटाइल बना करके देना होता था। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने रेट कम कर दिया, उनका जो मेहनताना था उसको कम कर दिया। और उस समय में वहां पर एक पत्रकार थे विल्हम वोल्फ, उन्होंने सिलेसियन विलेज की घटना को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इन दीज विलेजेस, यानी वैसे गांव जहां पर कि 18,000 लोग रहते थे, कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। इन गांवों में सूती कपड़े की बुनकरी करना ही मुख्य पेशा था। The misery of the workers is extreme. The desperate needs for jobs has been taken advantage of by the contractors to reduce the prices of the goods they order. तो ये बताया गया कि कॉन्ट्रैक्टर जो उनको ऑर्डर देते थे उन्होंने गुड्स की कीमत बहुत कम कर दी। नतीजा ये हुआ कि on 4th June at 2 p.m. a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of their contractor demanding higher wages. नतीजा ये हुआ कि 4 जून के 2 बजे दिन में बुनकरों की एक बड़ी टीम अपने घरों से बाहर निकली और वो लोग कॉन्ट्रैक्टर के महलों की तरफ में बढ़ गए और उनका मुख्य डिमांड था कि उनके वेजेस को बढ़ाया जाए। लेकिन वहां पर उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उनको धमकी दी गई, उनको डांटा गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि उनमें से कुछ लोग जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुस गए, उनके खूबसूरत विंडोज पेन, फर्नीचर, पोर्सिलेन, इन सब को तोड़ दिया। कुछ लोगों ने स्टोर हाउसेस को तोड़ दिया और कपड़े या दूसरे और जो सामान रखे थे उसको लूट लिया। कॉन्ट्रैक्टर को अपने परिवार के साथ बगल के गांव में भाग करके जाना पड़ा। हालांकि वैसी स्थिति में कोई भी उन्हें शेल्टर देने को तैयार नहीं हुआ। 24 घंटे के बाद में कॉन्ट्रैक्टर फिर से वापस लौटता है और अब उसने कुछ लोगों की आर्मी बना ली थी। उस आर्मी को लेकर के आता है और वो लोग गोली चलाते हैं जिसमें कि 11 बुनकर मारे जाते हैं। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ द हंगर, हार्डशिप एंड
पॉपुलर रिवोल्ट विच हेल्ड बिटवीन 1830 टू 1848। और इन सब का नतीजा ये हुआ कि 1848 में एक बार फिर से फ्रांस रिपब्लिक हो जाता है, और इस बार जो वो रिपब्लिक हुआ दैट कंटिन्यूड। क्लास 9th में तुम लोग ये पढ़े थे कि फ्रांस से मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना, फिर वो रिपब्लिक बना, फिर उसके बाद में दूसरे शासन हुए। नाउ टॉपिक 3.3 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 में यूरोप के कई देशों में गरीब लोगों का, बेरोजगारों का, मजदूरों का और वो किसान जो भूखे थे, इनका विद्रोह अलग अलग देशों में चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ में एक क्रांति चल रही थी एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोगों का। Events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed। तो 1848 में जो विद्रोह हुआ फ्रांस में, उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ मोनार्की समाप्त हो गई, एक रिपब्लिक एस्टेब्लिश हो गया और वहाँ पर यूनिवर्सल मेल सफरेज के आधार पर सबको वोट करने का अधिकार मिल गया। वहीं दूसरी तरफ में यूरोप में अन्य दूसरे इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट मौजूद नहीं थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरियन एम्पायर। यहाँ पर जितने भी मेन एंड वीमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइंड देयर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड विद नेशनल यूनिफिकेशन। इन सारे देशों में जो महिला पुरुष थे जो कि लिबरल मिडिल क्लास के थे, वो लोग डिमांड कर रहे थे कि उनके देश में भी कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना हो और वहाँ उनके देश में भी नेशनल यूनिफिकेशन हो, यानी वहाँ पर भी नेशन स्टेट बने। और यही कारण है कि उस दौरान में जब यूरोप में पॉपुलर अनरेस्ट चल रहा था तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया और यह डिमांड किया कि एक नेशन स्टेट जो कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के आधार पर हो, यानी वहाँ एक संविधान हो, प्रेस को स्वतंत्रता हो और एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता मिले, इस आधार पर एक नेशन स्टेट बनना चाहिए। यह डिमांड जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया हंगरियन एम्पायर के महिला पुरुषों ने करना शुरू कर दिया। इसके बाद में जो एक टॉपिक है वो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में। उस पार्लियामेंट के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई, जिसमें ये कहा गया है कि जर्मन रीजन में बड़ी संख्या में पॉलिटिकल एसोसिएशंस बन रहे थे और उसके जो मेंबर्स थे दे वेर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड प्रॉस्पेरस आर्टिसंस से, और ये सब लोग मिल करके फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर के दे डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। और 18 मई 1848 को उन लोगों ने 831 प्रतिनिधि को चुना और all the representative marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul। और ये लोग पहुंच गए चर्च ऑफ सेंट पॉल में। इन लोगों ने अपने आप को पार्लियामेंट घोषित कर दिया और वहां पहुंच करके दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय ए मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। वहां पे उन लोगों ने एक संविधान बनाया जर्मन राष्ट्र के लिए, जहां मोनार्की तो होगा लेकिन वो मोनार्की पार्लियामेंट के अधीन होगा, यानी यहां पर भी उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की बात की। और जब ये पार्लियामेंटेरियंस ने, जिनको वहां पे डिप्यूटीज कहा जाता है, इन पार्लियामेंट ने जब क्राउन को, यानी वहां के
जर्मनी के जो राजा थे, प्रसा के जो राजा थे फ्रेडरिक विल्हेम फोर, उनको जब उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट पेश किया, then he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. उन्होंने विरोध किया इसका, बल्कि वो कई अन्य दूसरे मोनार्क से मिल गए और मिल करके इलेक्टेड असेंबली का विरोध किया। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. अब चूंकि एरिस्टोक्रेसी का और मिलिट्री पावर ज्यादा मजबूत था, इसलिए पार्लियामेंट वहां से समाप्त हो गया, क्योंकि उस पार्लियामेंट में ज्यादातर मिडिल क्लास के लोगों के ही भागीदारी थी और उसमें वर्कर्स एंड आर्टिसंस जिनकी आबादी ज्यादा थी उसमें रिप्रेजेंटेशन कम था। इसलिए जो लोअर क्लास के लोग थे उनका सपोर्ट उनको नहीं मिला हुआ था। और बाद में यही मोनार्क के ट्रूप्स सेंट पॉल के चर्च में जाता है और वहां पे जाकर के जो नेशनल असेंबली थी उसको वहां से फोर्सली हटा देता है और नेशनल असेंबली को डिसबैंड कर दिया जाता है। फ्रांस के बाहर दूसरे देशों में भी लिबरलिस्ट नेशनलिस्ट का मूवमेंट चल रहा था, लेकिन उन देशों में भी जो आंदोलन चल रहा था वहां भी महिलाओं को पॉलिटिकल राइट देने की बात नहीं हो रही थी। हालांकि बड़ी संख्या में महिलाओं ने जब से जिन देशों में भी आंदोलन चला मोनार्क के खिलाफ में, वीमेन पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द इयर्स, लेकिन उनको राइट देने की बात नहीं हुई, उनको पॉलिटिकल इक्वलिटी देने की बात नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि वीमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। जब महिलाओं को ये लगने लगा कि पुरुषों के द्वारा उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाएंगे, तो उन लोगों ने अपने पॉलिटिकल संघ बना लिए, अपने अखबार निकालना शुरू कर दिया, अपना पॉलिटिकल मीटिंग और प्रदर्शन वगैरह का कार्यक्रम शुरू कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनको सफरेज राइट नहीं मिला। नेशनल असेंबली में, फ्रैंकफर्ट के नेशनल असेंबली में, जहां पर 831 सदस्य चुने गए थे और उसमें से एक भी महिला नहीं थी। इससे भी बड़ी बात यह थी कि when the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observer to stand in the visitors gallery। कि जब फ्रैंक पार्लियामेंट की मीटिंग चल रही थी चर्च ऑफ सेंट पॉल में, तो वहां पे महिलाओं को ऑब्जर्वर के रूप में बुलाया गया और जो दर्शक दीर्घा होती है, विजिटर गैलरी होती, वहां पे महिलाओं को रखा गया और उनको वहां के कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में किसी तरीके का कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिया गया। तो ये एक संघर्ष रहा महिलाओं का कि फ्रांस में भी उनको सफरेज नहीं मिला और अब जर्मनी में भी उनको सफरेज नहीं मिल रहा था। दाउ conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, they could not restore the old order। हालांकि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का जो गठन हुआ 1848 में, वहां पर मोनार्क ने अपने सैनिकों को भेज करके उसको हटा तो दिया, लेकिन 1848 से पहले जिस तरीके का कंजर्वेटिव शासन था वो दोबारा वैसा स्थापित नहीं हुआ। Monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionaries। अब मोनार्क को यानी राजतंत्र को ये समझ में आने लगा कि जो क्रांति चल रही है, जो विरोध चल रहा है, वह अब तभी समाप्त किया जा सकता है जब लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज को कुछ जो उनकी मांगे हैं वो मांगे उनकी मान ली जाए।
Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. नतीजा ये हुआ कि 1848 के बाद में सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थे या निरंकुश शासक थे, उन लोगों ने अब वैसे बदलाव को लाना शुरू कर दिया जो वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले लागू हो चुका था। और उसी का नतीजा हुआ कि हैब्सबर्ग एम्पायर में और रूस में सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वेयर एबोलिश्ड, यानी दास प्रथा और बंधुआ मजदूरी जो करवाई जाती थी वह समाप्त हुआ। द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867। हैब्सबर्ग एम्पायर ने हंगेरियन यानी हंगरी के लोगों को 1867 में और भी ज्यादा ऑटोनॉमी यानी और भी ज्यादा स्वतंत्रता दिया। तो फ्रांस में 1848 में रिपब्लिक एस्टेब्लिश हो गया, यूनिवर्सल मेल सफरेज एस्टेब्लिश हो गया। इसके बाद में फ्रांस से निकल करके हम लोग जर्मनी में आए। जर्मनी में 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना, वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया जो कि वहां के राजा को भेजा गया, लेकिन राजा ने इसको स्वीकारने से मना कर दिया, क्योंकि कोई भी राजा ये नहीं चाहेगा कि वह अपनी सत्ता को छोड़ दे और उसकी जगह पर आम आदमी जो उनकी प्रजा है वह आकर के शासन करना शुरू करते। और यही कारण है कि वहां सैनिकों को हटा दिया गया और सैनिकों के द्वारा वहां पे लोगों को हटा दिया गया। लेकिन यहाँ पर भी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में भी जो ड्रॉबैक था, यानी जो कमी थी, वो कमी यह थी कि यहाँ पर महिलाओं को पार्टिसिपेशन नहीं दिया गया। यहाँ पर जो पुअर पीजेंट्स थे, जो आर्टिसंस थे, लेबर क्लास के लोग थे, उनका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया। इस वजह से लोगों का जो पॉपुलर सपोर्ट होता है वह नेशनलिस्ट लिबरलिस्ट को नहीं मिल पाया। और यही वजह है कि जब मोनार्क का ट्रूप जाकर के उनको हटाया तो वहां पे विरोध नहीं बन पाया। और वेस्टर्न यूरोप में पहले भी इसकी चर्चा हुई थी कि वेस्टर्न यूरोप में डेवलपमेंट पहले से शुरू हो गया था। 1815 के पहले वहां पर डेवलपमेंट शुरू हो गया था, लेकिन ये डेवलपमेंट सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में बहुत बाद में हुआ। जो रिफॉर्म वेस्टर्न यूरोप में पहले हो चुका था, 18वीं सेंचुरी में हो चुका था, वह सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में 1848 के बाद हुआ। और यही कारण है कि वेस्टर्न यूरोप जिसमें इंग्लैंड आता है वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत जो है 1770s में हो गई थी, और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो है वह बाद के दिनों में जाकर के रिफॉर्म करता है और वहां पर एक बदलाव आना शुरू होता है।